बिना शिक्षा के मनोवैज्ञानिक मत जीवन को बेकार कर देता है। ये बता, अगर आपके जीवन में शिक्षा का महत्व नहीं है तो आपका जीवन क्या है, एक उस पशु के समान है जो पूंछ रहित पशु है, जिसमें पूंछ है ही नहीं। उस प्रकार के आप क्या हो जाओगे, लोग बन जाओगे जो शिक्षा जिसने ग्रहण किया। देखिए, शिक्षा से ही क्या होता है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का क्या होता है, विकास होता है। हम अपनी संस्कृति के बारे में कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं, और हमारा जो आध्यात्मिक, जो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को समझ पाते हैं। हमारे माँ बाप हमारे अंदर जो धर्म से संबंधित, जो हमने कहा कि हमारी जो माता पहली गुरु होती है, वो बच्चे के अंदर कि आपका धर्म क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी भाषा क्या है, ये तमाम चीजों का विकास उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, शिक्षा का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि बालक को उसकी संस्कृति से कहीं ना कहीं रूबरू कराती है, उसके धर्म से संबंधित जो नियम होते हैं, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का है तो उसके अलग नियम होंगे, अगर सिख समुदाय का उसके अलग नियम होंगे, और अगर हिंदू धर्म का है तो उसके अलग होंगे, और चाहे जैन धर्म का। तो कहने का मतलब है जो अलग अलग धर्म हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा उस धर्म पर्टिकुलर जो जिस धर्म का है उस धर्म का उसका बोध कराती है, उस नियमों का उसका क्या करती है, कहीं ना कहीं उसको महसूस कराती है। और मैंने ये भी कहा था कि कल जो शिक्षा से आपका जो प्रेम है, जो सद्भावना है, कहीं ना कहीं सहानुभूति, सहयोग होता है, सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, कर्तव्य प्राण का बोध होता है। ये तमाम चीजें हमें शिक्षा से ही कहीं ना कहीं हम ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो चीजें शिक्षा ही के माध्यम से हम कहीं ना कहीं वो कर पाते हैं। मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, आप कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, जल्दी बताओ। औपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या होती है बताइए जल्दी, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पाठ्यक्रम और विद्यालय। हैं, बोलते रहिए सर, पाठ्यक्रम और विद्यालय, अध्यापक। भाई इतना ही बताया था। बताया था औपचारिक शिक्षा में ना, मतलब कि निर्भर होता है छात्र अध्यापक पे, उसको ना मतलब क्या कहते हैं, उसको उसकी साधन की जरूरत होती है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। हेमा जी, आप जानती है मैम, हेमा जी देखिए देखिए, मैं अभी कुछ बच्चे इसमें नए हैं तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर अगले हमने टॉपिक पे जाएंगे जिस पे हमने कल छोड़ा था। थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। अब जब मैं कहूंगा कि कनिका जुड़ी है, नहीं जुड़ी है ना, जब हम कहेंगे कि औपचारिक शिक्षा की जब हम बात करेंगे, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये शिक्षा क्या है, नियमित शिक्षा ये होती है। नियमित शिक्षा कैसे होती है, मैंने कहा कि ये एक तरीके की नियमित शिक्षा होती है। जैसे स्कूल एक स्कूल होगा, उसमें एक नियमित समय होगा, कितने बजे खुलेगा स्कूल, कितने बजे बंद होगा, कितने बजे इंटरवल होगा, कितने बजे पहला पीरियड होगा, कितने बजे लास्ट पीरियड होगा। ये एक नियमित शिक्षा है, ये औपचारिक शिक्षा के रूप में आता है। हमने कहा कि स्कूल इतने बजे बंद होगा, और यहाँ पर एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, एक निर्धारित सब्जेक्ट का आपका एक टीचर होगा कि अगर वो हिंदी पढ़ाने वाला हिंदी पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ाने वाला संस्कृत, इंग्लिश पढ़ाने वाला इंग्लिश, मैथ पढ़ाने वाला मैथ पढ़ाएगा। और तो और विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिस पाठ्यक्रम पर आपको क्या करता है, शिक्षक द्वारा आपको उसका पाठ कराया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। ये तमाम चीजें क्या है, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। जब मैं कहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इस शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो व्यावहारिकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की इसमें व्यावहारिकता नहीं होती है। और मैं कहूं कि शिक्षा का जो समय है, यह नियम है, ये इसके अंतर्गत होता है। ये आडंबर रहित होता है, किसी भी प्रकार के इसमें आडंबर नहीं होते। ये वाली जो शिक्षा है आपके जीवन पर्यंत चलने वाली ये शिक्षा है। और जब देखिए, जब आप माँ के गर्भ से जब नीचे पैदा होते हो तो उसके बाद जो अंतिम मृत्यु शैया तक जब पहुंचते हो, तो ये वाली जो शिक्षा है अनौपचारिक, ये आपके जीवन पर्यंत चलने वाली ये शिक्षा होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर ये तमाम चीजें नहीं होता है। अब मैं कहूंगा निरौपचारिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं, जो अंतिम है, ये जो शिक्षा है, मैंने कल ये कहा था कि ये दूरस्थ जो क्षेत्रों में जो शिक्षा पहुंचती है, जैसे आपके मुक्त विश्वविद्यालय होता है, ये इग्नो होता है, इसके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी आप लोगों के सामने मैं जो वार्तालाप कर रहा हूं,
तो ये वाली जो शिक्षा है ये भी अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ही हम इसको दें। इसमें क्या होता है, बालक होता है, बालक अपने परिवार के साथ या फिर उसके जो समाज में ये क्या करता है, कहीं ना कहीं उस चीज से ये चीज को प्राप्त करता है शिक्षा। अब मैं कहूँ कि जो निरौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही बहुआयामी शिक्षा इसको कहा जाता है। बहुआयामी शिक्षा के रूप में हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा, किसको, निरौपचारिक शिक्षा को हम बहुआयामी शिक्षा के रूप में हम इसको जानते हैं। ये समझ में आ गया है? बताइए ये सर हेमा जी, आपको आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। हाँ, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसलिए आपको इसमें जोड़ा है। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भी लिख देता, महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर से आपके लेक्चरर हो या फिर आपके एलटी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी किस पे बात कर रहा हूँ, नीरज जी बताइए। वैदिक शिक्षा, वैदिक काल की शिक्षा से संबंधित। अब वैदिक काल की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल का अगर हम प्रारंभिक की बात करते हैं तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसको ग्रहण करने की या उनको प्राप्त करने की आयु क्या होती थी। मैं याद रखिए, मैं यहाँ पर कुछ ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं ब्राह्मण, ब्राह्मण लिखा, और अगर मैं कहूं यहाँ पर क्षत्रिय लिख देता हूं। आपने सुना होगा क्षत्रिय, 1 2, अगर तीसरे में अगर देखें, तीसरा क्या होगा बताइए? आपका जो वैश्य होगा, वैश्य, ये वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इसे नोट भी करते चलिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, चौथे में आ जाता है शूद्र, आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है, शूद्र, शूद्र मैंने लिख दिया। अब जो वैदिक काल में पहले तो है कि भैया शिक्षा, इनमें से कौन कौन वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, पहले प्रश्न चिन्ह नहीं आता है। क्या वैदिक काल में ब्राह्मण शिक्षा लेगा? मुझे बताइए, हाँ या ना? हाँ जी। क्षत्रिय? है? अरे बोल, बड़ी धीमी गति से बोल रहे हो। नहीं लगी सर, नहीं। सुनिए, ये देखिए, इसमें ब्राह्मण ब्राह्मण लेंगे, क्षत्रियों को तो उससे सेना के लिए मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपको जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, और इनमें जो शिक्षा से जिसको वंचित रखा गया, आज भी जो वंचित रखा गया वो शूद्रों को वंचित रखा गया। आज भी कोशिश वो होती है कि शूद्रों को हम शिक्षा ना दे। तो कहीं ना कहीं जो शूद्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का यहाँ पर अधिकार नहीं था। अब मैं कहूं कि जो विद्या प्राप्त करने की जो आयु थी ब्राह्मण वर्ग में, अगर वैदिक काल में ये लेके चलो कि ब्राह्मण वर्ग में जो 8 वर्ष की आयु में शिक्षा ये दी जाती थी, वहीं अगर जो क्षत्रिय जो वर्ग है वो 11 वर्ष की आयु में उनको क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और जो वैश्य हैं इनको 12 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। जो शूद्र थे इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार से वंचित रखे, शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब नहीं दी जाती थी। अब देखिए एक चीज यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ पाओगे तो अगर अच्छी बात है, ये समझना भी चाहिए। बहुत से लोग आरक्षण के खिलाफ होते हैं। आरक्षण से खिलाफ क्यों होते हैं? मैं कहता हूं कि आरक्षण के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं हूं। क्योंकि भैया देखिए, आज आप कह रहे हो कि जब से देश हमारा आजाद हुआ 75 साल हो रहे, 75 साल से ही तो रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल से ही एक क्षत्रिय रूप में जो ब्राह्मण थे, जो उच्च वर्ग के थे, उनका ही तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार था, उनको पढ़ने का ही अधिकार था। उनको तो जो शूद्रों को तो वंचित रखा गया था। अगर आज शूद्रों को थोड़ा सा, जो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपके आरक्षण दिया तो आज बहुत ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाए। ये नहीं देखते हैं कि भैया वैदिक काल से तो आपने इनको तो वंचित ही रख दिया, हर तरीके से आपको इन्होंने तो शिक्षा ग्रहण करनी ही नहीं है, इनको शिक्षा देनी ही नहीं है, ये काम काज करेंगे, ये करेंगे। तो 200 400 500 साल तक जो शिक्षा में एक छत्र जो राज रहा इन वर्गों का रहा, तो कहीं ना कहीं उसको तो वंचित रखा गया ना। जब
इतने लंबे समय से, कुछ 100 सालों से, 500 सालों से एक छत्र राज जब तुम्हारा रहा, पूरा संपूर्ण रूप से अगर राज रहा, तो आज अगर थोड़ा सा दे दिया जाए उनको एक मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है हर किसी को। तो ब्राह्मण वर्ग को 8 वर्ष में, क्षत्रिय वर्गों को जो 11 वर्ष में, और वैश्य को अगर 12 वर्ष में, और जो शूद्रों को इसमें शिक्षा नहीं दी जाती थी। याद रखिएगा। अब वैदिक कालीन में अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल के अंतर्गत क्या होता था, सबसे महत्वपूर्ण इसको चीज को समझना है। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, पहले इस चीज को समझिए। तो वैदिक काल में क्या होता था, वेदों पर आधारित ये होती थी ये शिक्षा। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक कालीन जो शिक्षा रहेगी, उसका जो आधार रहेगा, उसका जो केंद्र बिंदु रहेगा, वो वेदों पर आधारित रहेगा। यहां पर गुरु के घर, या फिर कहें जो गुरुकुल में यहां जाना पड़ता था, शिक्षा उनके वहां दी जाती थी। आज आप विद्यालय में जाते हो, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, पर्टिकुलर एक स्थान पे जाते हो, या कहीं मठों पे जाते थे, तो उस समय क्या था, विशेष रूप से वो जो गुरु का घर होता था, वो वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, जिसे हम कहें तो गुरुकुल। आपने देखा होगा महाभारत में जैसे कृष्ण होता है, जैसे राम की बात करें तो सुदामा और कृष्ण भी गुरुकुल में दीक्षा लेने गए। अगर आप अर्जुन पांडवों की बात करें, वो भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गया। अपना पूरा राजसी सुख को त्याग कर आपने गुरु के अंतर्गत जो जितने साल उन्होंने जिस विधा में अगर शिक्षा के क्षेत्र में लिया, जैसे शस्त्रों के क्षेत्र में लिया, अलग अलग में ये क्या थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। तो कहीं ना कहीं जो स्रोत था वो गुरु का घर था। आज अगर हम बात, जैसे गुरुकुलों में ये क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। अगर इसका स्रोत की अगर बात करूं, ये स्रोत हमेशा याद रखें, इसका जो स्रोत होता था वो आपका वेद, इसका हमेशा स्रोत रहा है। और इस समय क्या होता था, शिक्षा का जो किस तरह की शिक्षा थी, तो उसमें प्राथमिक, जैसे हम कहें इस समय अगर हम जो शिक्षा का फॉर्मेट देखते हैं वर्तमान समय में, हम क्या देखते हैं, पहले आपका प्राथमिक शिक्षा आती है, फिर माध्यमिक शिक्षा आती है, फिर आपकी कौन सी आ जाती है, उच्च शिक्षा आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने इस तरीके से आज के समय में इसे विभाजित है। तो उस समय हम कहें कि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा जैसी कोई चीज इसको विभाजित की नहीं गई थी। सबके लिए क्या थी, एक समान यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। या आपने देखा है कि राम जी थे, तो राम जी को प्राथमिक स्तर से या मध्य जो माध्यमिक स्तर पर या कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त ग्रहण करते हुए देखा, बताइए। जी नहीं सर। तो इस समय क्या था बेटा, उस समय सभी के लिए एक समान शिक्षा थी जो गुरु के गुरुकुल में दी जाती थी। सभी के लिए एक प्रकार की शिक्षा थी। देखिए शिक्षा, जब शिक्षा पहले, जब प्रारंभिक तौर पर जब शिक्षा प्रारंभ होने से पहले क्या होता था, देख चांड, एक चांड ये आता है, चांडक कर्म आता है। चांड कर्म है, इसको मैं सही उच्चारित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये देख लीजिए। चांडक कर्म होता था, पहले यहां से गुजरना होता था, चांड कर्म होता था। ये चांड कर्म संस्कार इसको कह सकते हो आप, ये संस्कार होता था। पहली दफे जब कोई छात्र गुरु के पास जाता था, ये शिक्षा देता, इसमें क्या होता था, सर वो उपनयन संस्कार होता था, कि उपनयन संस्कार के बाद बेटा मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो तमाम चीजें आएंगी ना। तो आप, मैंने पहले आपसे क्या कर गया, अगर आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है तो मैं आपको जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ा दूंगा। मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट है, मैं चीजों को एकदम विस्तार से जड़ से लेके चलता हूं, चाहे वो टॉपिक 2 महीने चल जाए, 1 महीने चल जाए, ठीक है। अगर मैं खुद के कॉलेज में बात करूं, अभी तक मेरा सिर्फ 2 अध्याय हो गए हैं बस। जब तक बच्चे के दिमाग में नहीं आता, मैं एक एक पॉइंट को लेकर चलता हूं। देखिए चांड कर्म होता है जिसमें संस्कार की बात कही जाती है। इसमें क्या होता है, जब विद्यालय में प्रारंभ रूप में इसमें संस्कार ये होते थे, संस्कार के रूप में इसमें। अगर हम कहें, देखिए जब गुरुकुल में जब प्रवेश करते थे, जिसमें जो आप बात कर रही हो, जब आप गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद क्या होता था, आपका उपनयन संस्कार होता था, यही होता था उपनयन। इसी की बात कर रही थी आप, यही चीज सोच रहे थे आप, ये छूट गया आपका, ये नहीं छूटेगा बेटा। ये क्या होता था, उपनयन संस्कार यहाँ पर ये होता था। इसमें क्या होता था, अब ये जो संस्कार होता था, इसमें उप का अर्थ अलग होगा, नयन का अर्थ अलग होगा, ठीक है। अब बताइए, ये नीरज जी, उप का मतलब क्या होता है, उपनयन संस्कार तो हमने कहा, ये उपनयन संस्कार का मतलब जानती हैं,
इसका अर्थ बताइए। सर गुरु गुरु के संपर्क में ले जाना, मतलब गुरु के छत्र छाया में ले जाना, आई थिंक मेरे को कि बीएड जब करा था तब का याद है, अभी का तो नहीं है। आरती, नहीं सर। कोई वजह? ये अगर क्या बोलते हैं विजय, सॉरी सर। अच्छा रवि जी आप बता दीजिए। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे ऐसा लगा कि मतलब गुरु के समीप मतलब रहना पहले। उप ठीक प्लस नयन, कोई बताएगा? हेमा जी आप बताइए, आपका तो शुरू। आपका जो यज्ञोपवीत संस्कार है क्या, ये उसी की कोई इकाई थी? देखिए बताता हूं, ठीक है, कुछ बच्चों ने सही कहा, थोड़ा उसके पास देखिए। उप का मतलब क्या होता है? देखिए उप का मतलब होता है पास, याद रखना, समझिए, इतना तो लिख ही लिया होगा सभी ने। उप का मतलब होता है पास। नयन का मतलब होता है ले जाना, नयन का मतलब होता है सिर पर ले जाना। अब उप का मतलब पास, नयन का मतलब है ले जाना होता है। अब ये कहने का मतलब है कि गुरु के पास जाना होता है, गुरु के पास ले जाना होता है, ठीक है। हमने क्या किया उपनयन संस्कार में, हम पहली दफे जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो गुरुकुल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो बच्चे को हम गुरु के पास ले जाते हैं। उपनयन संस्कार यहाँ पर हो रहा है कि गुरु के समक्ष हमने ये ले गए, हम उसके पास गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, वैदिक काल में जो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो कितने वर्ष तक चलती है, कभी क्वेश्चन बना, ठीक है। जो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो कितने वर्ष तक चलती है बताइए? सर 25 वर्ष तक। वैसे तो एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष लगते थे, अगर आपको दूसरा वेद पढ़ना चाहे तो फिर से 12 वर्ष, उसके बाद चारों वेद को करके जब खत्म हो जाता तब जाके आदित्य बनता था, ऐसे करके कुछ याद है, बाकी का तो सर पता नहीं है। चलिए ठीक है, और इसमें से कोई भी बता दीजिए, अगर जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं बताइए, इतना तो आप लोग बताइएगा। यहाँ बताओ, शोभा जी बताइए। तो मैं तो पहली बार सुन रही। अच्छा, और यहाँ पर आर, एक आर दिख रहा है, एक के दिख रहा है, ये जिसका नाम इधर कनिका, अच्छा कनिका भी जुड़ी है, बेटा बता। नहीं पता है? किसी को पता है? एक सिर्फ मैं नीरज जी को छोड़ के मैं औरों से पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं सर, नो सर। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं जो ये है क्या बोलते हैं, जो नीरज जी हैं वो कॉन्सेप्ट को उनको पता है कि वो क्या क्या बोल रही हैं, सही तरीके से वो समझ रही हैं उन चीज़ों को, मगर थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है इनको। देखिए इन्होंने सही कहा, जब एक वेद को हम पढ़ते हैं तो 12 साल का जो समय लगता है, तो कहने का मतलब है जो वैदिक काल की जो शिक्षा जो चलती थी, तो वैदिक काल की जो शिक्षा चलती थी वो 12 वर्ष तक चलती थी, ये 12 वर्ष तक चलती थी, वर्ष तक ये चलती थी, ठीक है। याद रखना कि कभी क्वेश्चन बनेगा वैदिक काल की शिक्षा कितने वर्ष तक चलती थी, तो आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष तक ये चलती थी। अब वैदिक काल का अगर हम पाठ्यक्रम कैसा था, ये व्यापक होगा या माध्यम होगा या कम होगा? व्यापक होगा। बिल्कुल सही। जो वैदिक काल का जो पाठ्यक्रम होता था उस टाइम पे वो बहुत अधिक व्यापक होता था। अब इसमें क्या होता था, इसका मैं विशेष रूप से कहूं, इसकी जो भाषा होती थी, इसकी प्रमुख जो भाषा होती थी उस समय कौन सी, वैदिक काल की भाषा क्या थी बताइए? मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाषा, संस्कृत, बिल्कुल सही। क्या होती थी? संस्कृत ये वो होती थी। अब इसके अलावा जो तमाम, जब हमने कहा कि व्यापक चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी ये ध्यान में रखिएगा, बहुत व्यापक ये चीजें होती थी, तो नोट कर सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूं
नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। जब मैं कहूंगा इसमें उपनिषद सुने, बताओ। जी सर सुने हैं। पुराण सुने? जी सर। जी सर। पुराण हो गए। और आपने वो भी सुना होगा, नीति शास्त्र सुने? जी सर। नीति शास्त्र और इतिहास, इतिहास। और साथ ही इसमें कहूं आपको, इसमें गणित का भी, गणित भी सिखाई जाती थी, गणित, गणित और विज्ञान, याद रखना, विज्ञान। और क्या था, हाँ, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो थी इसमें जो शिक्षा थी, वो शस्त्र, शस्त्र शास्त्र, ये सैन्य शास्त्र के रूप में हम इसको जानते हैं। फिर अगर हम बात करें जो अंतिम रहेगा, वो अर्थशास्त्र होता है, अर्थों का ज्ञान होना, शास्त्र। देखिए इतने टॉपिक, ये तमाम चीजें इसके पाठ्यक्रम के रूप में ये विषय पर आधारित होते थे। उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, नीति शास्त्र होते हैं, इतिहास होता है, गणित होता है, विज्ञान होता है, और सैन्य शिक्षा होती है, अर्थशास्त्र, और बहुत ढेर सारे ऐसे क्या होते हैं इसके अंतर्गत। ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं जिस पर ये क्या होते थे, आपको शिक्षा दी जाती थी। अब याद रखना, जब मैंने कहा कि 12 वर्षों की जो शिक्षा जब ये होती थी, 12 वर्ष जब ये कंप्लीट होती थी, उसके पश्चात कौन सा संस्कार होता था? सर उपसंपदा संस्कार। है उपसंपदा संस्कार मतलब कि शिक्षा समापन करके घर को लौटना। देखिए उसको बोलते हैं ना समावर्तन, ठीक है। समावर्तन, उपसंपदा, उपसंपदा या समावर्तन? नहीं, समावर्तन होता है बेटा, समावर्तन ये संस्कार होता था। ये इन्होंने बिल्कुल सही करा, इन्होंने बिल्कुल सही बता रखा है। इसमें क्या होता था, जब 12 वर्ष तक जब शिक्षा चली है तो आपकी, तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं समाप्त तो होगी, होगी या नहीं होगी? जी सर। तो जब शिक्षा समाप्त हुई तो 12 वर्ष पश्चात क्या करेगा वो, संवर्तन, जब संस्कार होता है तो इसमें शिक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, कौन सी, संवर्तन संस्कार के रूप में हम इसको कहते हैं। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षा का जो समाप्त होता है ना, समाप्त संस्कार भी कहीं भी कभी यहाँ पर ऐसा भी बनता है, कहीं कहीं पूछा गया। अब देखिए, अब मुझे ये अभी नीरज जी नहीं बताएंगी, कोई और बताएगा जिसने ये पढ़ा है। मुझे ये बताओ, एक वेद का ज्ञाता कितना पढ़ा लिखा माना जाता था? बताइए। नीरज अभी नहीं बताइए सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, शोभा, कोई किसी को, विजय? सर पता नहीं पहली बात। भाई ऐसे ही एलटी का या फिर प्रवक्ता का पद नहीं मिल जाता है, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्यों हेमा जी, सही कहा या कुछ गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा किताब आपको डीपली जाना पड़ेगा। जैसे अभी नीरज जी ने बहुत पढ़ा है, मगर वो उतनी डीपली नहीं। आदित्य कहते हैं क्या? आदित्य नहीं बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं एक वेद का ज्ञाता, एक वेद जब किसी को पढ़ लिया है तो उसको स्नातक की उपाधि दी जाती, स्नातक स्तर का वो पढ़ा माना जाता है। एक वेद का जब ज्ञाता हो जाता है तो स्नातक तक का वो माना जाता है। आज जब हम स्नातक श्रेणी हम पास कर ले तो ये सोच लीजिए कि आपने एक वेद आपने पढ़ लिया। आज के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, एक वेद का जो ज्ञाता होता है वो स्नातक की तक की उसकी शिक्षा हो जाती है। जब दो वेद का ज्ञाता, अगर हम कहें दो वेद का ज्ञाता क्या कहा जाता है, उसे एक शब्द आता है वसु, वसु शब्द आता है तो उसको वसु कहा जाता है। ठीक है, जब मैं आपका पेपर लूंगा, जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं ये बहुत अंदर की चीजें पूछूंगा, वो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। दो वेद का ज्ञाता वसु कहा जाता है, एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहा जाता है। अब यार तीन वेद का ज्ञाता क्या कहा जाएगा? तीन वेद का ज्ञाता, अरे बताओ, तीन वेद का ज्ञाता कभी सुना है? तीन, रवि जी, तीन
तीन वेद का वो पीएचडी वाला हुआ वो। यहाँ पे पीएचडी नहीं आएगा मेरे भाई। वो तीन वेद का जो ज्ञाता होगा वो रुद्र होगा। देखिए क्या होगा, रुद्र। उसको हम जब तीन वेद का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा उसे रुद्र की श्रेणी में रखते हैं। अब मैं कहूं कि भैया जब आपके चार वेदों का पूरे तरीके से ज्ञान हो जाए, वेद कितने प्रकार कितने होते हैं? चार हैं? तीन कौन कह रहा है? तो चार वेद होते हैं। चार वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, जो ये चार वेद होते हैं तो तीन वेद नहीं होता। जिसने भी कहा थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा। तो जब चार वेद का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाएगा बताइए? सर अब तो सही में आदित्य कहा जाएगा। तो बिल्कुल ज्यादा सत्य। नहीं। वो आपने सही कहा, बिल्कुल। क्या कहा जाता है उसे? आदित्य ये कहा जाता है। ठीक है, आदित्य उसे कहा जाता है। ये शानदार आंसर दिया आपने। ठीक, अब देखिए, अब हम कहेंगे कि जो वैदिक कालीन जो शिक्षा था वो राज्य से नियंत्रण होता था या नहीं होता? उसको राज्य नियंत्रण करता था? जब हम सर हाँ शायद हाँ। कितने लोग नीरज जी के पक्ष में हैं बताइए? ये सही कह रही गलत कह रही? सर सही लग रहा है। सही लग रहा है? कितना प्रतिशत लग रहा है? सर क्या पूछते हैं? अब सुनो फिर बेटा, एक तो आप धीमी बोलती हो रेखा और आप बहुत धीमी बोलती हैं, तो आप सुनो। मैं कह रहा हूं जब वैदिक कालीन जब शिक्षा दी जाती थी, जब इस शिक्षा का जब वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो राज्य से नियंत्रण होती थी या नहीं होती थी? मैं कह रहा हूं उसमें राज्य का नियंत्रण होता था या नहीं होता था? जैसे मैं कहूं उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड में जो उसका जो दायित्व होता है वो क्या होता है? राज्य सरकार के हाथ में होता है। अगर हम राज्य बोर्ड की बात करते हैं तो राज्य सरकार उसकी क्या करता है? उसका नियंत्रण राज्य बोर्ड करता है। जैसे रामनगर बोर्ड है उसका नियंत्रण वो करेगा, राज्य सरकार करती है, और वो बोर्ड उसको क्या करता है? जिस उसको देख रेख करता है। अब मुझे बताइए ये राज्य के हाथ में राज्य के हाथ में होगा या नहीं? हाँ या ना? होगा सर। क्योंकि उस टाइम जो राजा महाराजा रहते थे ज्यादातर वही शिक्षा लेते थे जो उच्च कुल के या जो बड़े पद से हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको ये घुमाता हूं। अगर वो राजा शिक्षा ले रहा है तो शिक्षा तो वो गुरुकुल में लेके जा रहा है ना, वो गुरुकुल में जा रहा है, तो राज्य का नियंत्रण कैसे हो सकता है? अब ये बताओ मेरे को, कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? सर जो मतलब कि उनको खर्चे के लिए था वो राज्य हाँ बताइए, विजय कुछ कह रहा है। सर मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता क्योंकि पढ़ने वाले विद्यालय तो बहुत होते हैं। तो राज्य का उसमें नियंत्रण नहीं होगा? अरे भाई याद रख, जब वैदिक काल क्योंकि उनको जो भी सामग्री मिलती थी वो राज्य के राजा से ही तो मिलती थी। जैसे खान पीन हुआ, वहाँ के और भी सारी चीजें होती थी। ये देखिए नीरज जी जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल यथार्थ रूप में बोल रही हैं। जब आप किसी विद्यालय में जब छात्र अगर गुरुकुल में भी जा रहे हैं, क्या गुरुकुल जो बाबा है अगर एक तरीके से बाबा ही है, वो चीज का ज्ञान रखता है। वो बच्चों को रहने का, ठहरने का, खाने का, पीने का धनुर्विद्या शिक्षा दे रहा है, या जो भी चीज मानते वो वहन कहाँ से करेगा? वो थोड़ा वहन करेगा, वो तो राजा करेगा ना। कहने का मतलब है जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका जो नियंत्रण होता था वो राज्य से ही होता था। और इसका जो ये राज्य से तो होता था, इसमें प्रबंधक भी होगा, जो प्रबंधन जो इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर। राजा ने कहा, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मैं ये योजना को क्रियान्वित कर रहा हूँ, जनपद में ये योजनाएं क्रियान्वित कर रहा हूँ, मैं ये योजना को लागू कर रहा हूँ। उस मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट में उसको धरातल पर कौन उतारेगा? आपके जो जिला अधिकारी हैं उसको क्रियान्वित वही करेंगे ना। तो यहाँ पर भी तो राजा सब कुछ दे रहा है, नियंत्रण तो राज्य से होता था, मगर इसका जो प्रबंधन होता था, जो तमाम चीजों को संपादित करता था, वो जो उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे वो ब्राह्मणों के हाथ में होता था। ब्राह्मण इसको क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, समझ में आ गया?
जी सर। क्या मुझे एक चीज और बता दीजिए, वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क होती थी, हाँ या ना? निःशुल्क तो होती थी, परंतु सर समापन होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी। क्या और भी बताओ, और लोग भी बताओ, रवि जी। रवि बताइए। जी सर, होती थी सर, गुरु के जो गुरुकुल होते थे उस समय, मैं ये गुरु पूछ, दक्षिणा के तौर पर दी जाती थी। अरे भैया, मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वैदिक कालीन जब शिक्षा होती थी तो उसमें शिक्षा निःशुल्क होती थी या फिर उसमें कुछ? निःशुल्क। देखिए, उस टाइम पे जो शिक्षा होती थी वह एकदम निःशुल्क उसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो भी ये 3 वर्ग जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनको क्या दी जाती थी? निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। जैसे यहाँ पर नीरज जी ने कहा ही कि भैया जो समाज में जो उच्च वर्ग के जो लोग होंगे, जो दानदाता होंगे, वो चाहे अनुदान के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से क्या करेंगे, उस विद्यालय की तमाम चीजों को क्या करेंगे, वहन करेंगे। उन तमाम चीजों को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं क्रियान्वित करेंगे और उसमें संबंधित जो भी खर्चे हैं उनको क्या करेंगे, वो वहन करेंगे। ठीक है। तो वैदिक कालीन जब शिक्षा की बात करते हैं तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे वैदिक कालीन। तो वैदिक कालीन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो जो मैंने आपको बता दिया, यहीं से वैदिक कालीन शिक्षा आरंभ होती है और यहीं से ये तमाम चीजें हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। ठीक। अब देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट लेके चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझिएगा।